धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा वेणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। इस वक्त दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, ईरान बजाने में लगा हुआ है। सबकी पुंगी में बोलूंगी, अगर टपोरी लैंग्वेज में बोलूं तो उसने ना UAE को छोड़ा, ना कतर को छोड़ा, ना टर्की को छोड़ा। पाकिस्तान की भी पिटाई शुरू होने वाली है, बिकॉज पाकिस्तान लुक्स लाइक इज प्रिपेयरिंग टू सेंड इट्स आर्मी टुवर्ड्स ईरान साइड टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी। उसके अलावा उधर से भी बमबारी जारी है। दोनों आपस में इस तरह लगा हुआ है कि ईरान को वो लोग खंडर बना देंगे, तो ईरान ने भी कसम खाई हुई है कि हम इजराइल को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे कश्म के बीच में एक्चुअल रियलिटी क्या है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज गोइंग अराउंड। इट हैज बिकम ऑन वन साइड देयर इज अ प्रॉपर वॉर गोइंग ऑन। देयर आर 3 वॉर्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। एक है जो हथियारों और मिसाइलों से लड़ा जा रहा है सर, दूसरा वॉर वो है जो फाइनेंशियल हो रहा है कंट्रीज के बीच में, और तीसरा वॉर जो हो रहा है दैट इज द नैरेटिव वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, आपको, आपके ऑडियंस को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर, ये वॉर बहुत ही अलग अलग डायमेंशन अज्यूम करती जा रही है। हमने नहीं सोचा था कि ये नैरेटिव वॉर में कन्वर्ट होगा। कहाँ इजरायलीज अपनी साइड का दे रहे हैं, भारत में दोनों चल रहे हैं। शियाज ईरान की साइड का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, और इजरायलीज को जो लोग प्यार करते हैं वो लोग अपनी साइड का चला रहे हैं। और भारत ही एक ऐसा यूनिक देश है जहाँ पे दोनों प्रोपोगेंडा फुल फ्लेजेड चल रहे हैं, दोनों तरफ के चल रहे हैं, राइट? देखिए, तो जी, हाँ बोलिए। तो एक एक ये बड़ा मजेदार सिचुएशन है कि दोनों तरफ के चल रहे हैं। बाकी कंट्रीज में एक ही तरफ का चल रहा है, पर यहाँ पे दोनों का। बट हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग? क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। आई मीन इट्स बियॉन्ड कि हम एक शो में कवर करें, बट आप इसको कैसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए? देखिए, मैं इसको देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने वाला हूँ मैं, कि अब जो है ये रीजन जो है, जिस तरह से नक्शा था वो नक्शा शायद बदल जाएगा। पहली बात, ये पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो इलाका है, ये इलाका मेरे ख्याल से इसकी नई नई एक रूपरेखा खींची जाने वाली है। एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर निकल के बाहर आएगा जब ये युद्ध खत्म होगा। क्योंकि इस युद्ध में देखिए, एक तरफ एक ऐसा साइड या एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो काफी दिनों तक इस लड़ाई को लड़ सकता है, एसेंशियली उसकी कैपेसिटी की वजह से, और उसके पास जो बाकी सपोर्ट है उसकी वजह से। दूसरी तरफ एक ग्रुप है जिसको कि खुल के कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ईरान की बात कर रहा हूँ, जहाँ रशिया और चाइना शायद अंदरूनी तरीके से थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, बट खुल के कोई बाहर नहीं आ रहा है, बनिस्बत इसके कि रशिया ने थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली ईरान को सपोर्ट किया है, और उसका एक रीज़न भी है। अब इस कश्मकश में अगर आप इस रीजन को देखें तो तकरीबन हर देश इस रीजन का इस लड़ाई में झुक गया है। पूरा का पूरा जो अरब वर्ल्ड है वो इसके अंदर आ गया है, लेबनान तक इसके अंदर खिंच गया है, अजरबैजान भी इसमें कहीं ना कहीं उसका भी एंट्री होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते मेरा जो मानना है कि वो भी ईरान और इजराइल की पेटे में आ लड़ाई गए हैं। लिपाटे में आ जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि अगला ये जो युद्ध होगा वो कहाँ कहाँ और भड़केगा।
पहला तो इराक और ईरान के बीच में एक देश है कुर्दिस्तान। वो एक नई लड़ाई मेरे को लगता है कि यहाँ पे होगी, क्योंकि ईरान में काफी कुर्द रहते हैं। तकरीबन 10% जो पॉपुलेशन है इराक बॉर्डर पे कुर्दिस्तान की है। और आपको पता होगा इराक में कुर्दिस्तान ने अपने लिए एक ऑटोनोमस स्टेट का जुगाड़ कर लिया है, जिसको कि यूएस ने उनको दिलाया था जब इराक में अटैक हुआ था। अब वही यूएस ईरान में अटैक कर रहा है। तो यहाँ भी हो सकता है कि रिजल्ट निकलने के बाद कुर्दिस्तान को एक और बड़ा हिस्सा उसका मिल जाए, जहाँ पे सारे के सारे कुर्द्स जो हैं, कुछ दूसरे हिस्सों में भी ईरान के कुर्द रह रहे हैं, ये सारे इकट्ठा होकर के एक नई इजराइल टाइप स्टेट बनाने के कगार पर हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो खतरे की बात है वो टर्की के लिए। आप क्यों सोच रही हैं टर्की इतना चुपचाप बैठा हुआ है? टर्की में बहुत सारे कुर्द रहते हैं। इनफैक्ट शुरू में जो लड़ाई हुई थी वो कुर्दिस्तानियों की, वो टर्की से ज्यादा होती थी, बाकियों से कम होती थी। अब आप सोचिए 3 देश हैं, इराक, ईरान और टर्की, तीनों का एक तरह से टूटने का काफी बड़ा खतरा इस रीजन पे पड़ रहा है। इसलिए मैंने बोला एक नक्शा ये बन सकता है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ईरान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ चिपका हुआ है, जिसको कि बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, इसमें काफी लोग पाकिस्तान में रहते हैं और काफी लोग ईरान में रहते हैं। जो ईरान वाले हैं, अगर उनको लगता है कि भैया ईरान की जो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कमजोर हो रही है, मतलब हिल रही है, जिसकी कि बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं मुझे, प्योरली बेस्ड ऑन एक चीज की, उसमें उतनी सैन्य ताकत नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका का जॉइंट सामना कर सके, अनलेस रशिया इनको ताबड़तोड़ सपोर्ट करने लगे जैसे यू। अब मुझे यहां तक लगता है कि रशिया करेगा। उसका कारण है रशिया भोगी है इस, उक्रेन जो था ऐसे ही छोटा सा देश था, लेकिन जिस तरह से नेटो और अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया, रशिया आज 4.5 साल से ये लड़ाई, 4 साल से प्लस में ये लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है अगर रशिया ईरान को सहायता करना शुरू कर दे, तो उसका जो यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई है, उस पर से पूरा का पूरा ध्यान भटक के इधर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इस गेम में थोड़ा सा पचड़ा नजर आ रहा है। अगर ऐसी हालत हुई, अगर इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, तो बलूचिस्तानी भी एक अपना एक नया नया देश घोषित कर सकते हैं या नया अरेंजमेंट घोषित कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात बताऊं, अमेरिका शायद साथ दे दे। उसका कारण क्या है? देखिए, बलूचिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। वहां पे चाइना जो है ग्वादर में बैठा हुआ है, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पूरी की पूरी जो लड़ाई अमेरिका कर रहा है ना पिछले 3-4 महीनों से, वो है चाइना को किनारे लगाने का, चाइना को ठिकाने लगाने का। वेनेजुएला से चाइना तेल लेता था, ठिकाने लगा दिया। ईरान से अभी भी, मतलब लड़ाई शुरू होने के पहले तक उनका तकरीबन 5 बिलियन बैरल, $5 बिलियन का जो ट्रेड होता था ईरान ईरान का और चाइना का पर डे, इतना ज्यादा उनका ट्रेड थी। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता दूं, दूसरा रीजन जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, अमेरिका का तेल, वेनेजुएला का तेल और बाकी जगहों का जो क्रूड ऑयल होता था, उस वो खराब कंडीशन वाला होता है। उसको डिस्टिल करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है, जो खाली भारत के पास है। लकीली भारत क्यों इतना संतुष्ट है, क्योंकि भारत के पास उसको भी रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन ईरान का जो तेल है दुनिया का नंबर 1 क्वालिटी तेल है, उससे बढ़िया क्रूड ऑयल और किसी जगह नहीं मिलता है। इसको रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बनाने में सबसे कम मेहनत लगती, सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी लगती है। इसलिए लोग ईरान के पीछे, तो ऐसा थोड़ा, देखिए चाइना कभी भी किसी का वैसा मित्र नहीं हुआ है। वो मित्र इसलिए हुआ कि भैया उसको कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा
फायदा उठा रहा था वो ईरान के तेल का आखिरी दम तक। तो ये जो आपको मैंने कहानी बताई है, इससे मुझे लगता है कि मैप जो है इस इलाके का बिगड़ेगा। तीसरा जो इलाका जो इस पूरे इस पूरी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इफेक्ट पड़ेगा अजरबैजान का। अजरबैजान ईरान में 17% है, कुर्द से भी ज्यादा, और अजरबैजान के ऊपर हमला कर दिया है। और अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिन जिन लोगों ने हम पर हमला किया हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इमेजिन करिए अगर ईरान से, और अजरबैजान जो है इजराइल का सपोर्टर है, तो अगर अजरबैजान से भी लड़ाई शुरू होती है, कोई अगर आपके पास ईरान का नक्शा हो तो आप दिखाएंगे तो ये बहुत क्लियर है। तो 3 देशों की, नए देशों की बनने की मुझे पूरी की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि 20 से 25% तक का जो पॉपुलेशन है वो ईरान का नॉन पर्शियन पॉपुलेशन है। और ये भी बता दूं कि ईरान के चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ों पे लड़ाई करना किसी भी कन्वेंशनल फोर्स के लिए टेढ़ी खीर होती है। जैसे ओसामा बिन लादेन, अफगान तालिबान, इन लोगों ने इसी का फायदा उठा करके अमेरिका से लड़ाई जीती थी। अब आ जाइए ईरान इजराइल यूएसए का जो अब नया चक्कर चल रहा है वो क्या है। आज रात अमेरिका बोल रहा है कि ईरान के ऊपर कहर की रात होगी, यानी कि मैक्सिमम बॉम्बिंग वो करने वाला है ईरान के ऊपर आज। अगर आज की रात ईरान सरवाइव करता है तब तो आप समझ लीजिए कि यूएस जो है इस गेम में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आज की रात उसने, बोलते हैं लोग कि तकरीबन तकरीबन सभी ठिकानों पे वो बॉम्बिंग करने वाला, और ये फाइटर नहीं है, ये बॉम्बर आके बॉम्बिंग करेंगे। तो B12 ये राइट। सारे मतलब उनके आईआरजीसी के ठिकाने, बसीज के ठिकाने, कुड्स के ठिकाने, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ठिकाने, जो आर्मी यूनिट्स हैं उनके ठिकाने, उनके हिसाब से नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गया है ईरान का, रह गया है यही। अब इसको ये बोल रहे हैं कि हमारा ये आखिरी पुश होगा जिससे कि इनकी लड़ने की जो भी क्षमता है वो खत्म हो जाए। उनका एस्टिमेट है, मैं नहीं बोलता हूं कि ऐसा एस्टिमेट है, उनका एस्टिमेट है कि 90% तक इनके ड्रोन वगैरह खत्म हो चुके हैं ईरान के। लेकिन ईरान अभी भी ड्रोन चलाया जा रहा है, हालांकि थोड़ी सी इंटेंसिटी में कमी आई है, थोड़ा सा नंबर ऑफ ड्रोन्स कम हुए हैं, लेकिन नए जो मिसाइल्स हैं जिसको कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स बोलते हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई तोड़ नहीं है, अमेरिका के पास भी इसमें तोड़ नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान फायर कर रहा है उस वो तो गिरेगा ही गिरेगा, 13 मैक की स्पीड से चलता है ये, साउंड की 3 गुना स्पीड से इनके जो मिसाइल्स हैं जो नए वाले हैं, जिसके बारे में वो बोल रहे थे अभी तो हमने फायर ही नहीं किया है, तो वो उनको उनको जो निकालना है इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं वहां पे वो तबाही मचा रहे हैं, और इनसे मल्टीपल वॉरहेड्स भी निकल रहे हैं, यानी कि एक मिसाइल से कई सारे वॉरहेड। आपने फोटोज देखी होंगी, दिखा रहे हैं नेशनल टीवी पे और बाकी मीडिया पर कि वो एक मिसाइल है और उसके बहुत सारे सबलेट्स जा रहे हैं। लॉइटर एमुनिशन का इस्तेमाल कर रही है ईरान। देखिए ईरान को आप छोटा मत आंकिए, ईरान एक सभ्यता वाला देश है, पुरानी सभ्यता है, 8,000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है उसको। इतनी पुरानी सभ्यता को इतनी आसानी से उखाड़ फेंकना कोई आसान बात नहीं होगी। लेकिन ईरान में फॉल्ट लाइंस बहुत हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, उसकी वजह से चांसेस हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, इस रीजन का जो नक्शा जो है वो, और अभी अभी मुझे कुछ कल इनफैक्ट मुझे ईरान से खबर मिली थी, कोई वहाँ का एक थिंक टैंक है वहाँ के, उन्होंने वियॉन टीवी पर भी इंटरव्यू दिया था, प्रोफेसर सैयद हैं, ये प्रोफेसर हैं पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ईरान के। उन्होंने वियॉन पे भी ये बोला है कि उनको लगता है कि इस पूरे रीजन में एक नया समीकरण निकलने वाला है, सोशल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी का। ये जो कहानी उन्होंने बताई है, और ये आप ध्यान रखिए कि वो उसी तेहरान में बैठे में जहां रोज जो है अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहा है, गोली दाग रहा है, बचे हुए हैं ये।
आप समझ रही हैं? तो वहाँ से लोग जब इस तरह की बात करते हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि हम मानते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है भारत की तरह है, कि मेजॉरिटी पर्शियंस खाली 60% है, बाकी 40% जो है माइनॉरिटीज़ हैं, अलग-अलग रीजन के लोग हैं। अब आप अफ़गानिस्तान की तरफ से देखिए, हज़ाराज़ हैं उधर, तो हज़ाराज़ ईरान में भी हैं, हज़ारा अफ़गानिस्तान में भी हैं। तो उनका कहना है कि इस लड़ाई की वजह से ये सारे एकजुट हो रहे हैं, फ्लैग के नीचे आ रहे हैं, ईरानियन फ्लैग के, ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक फ्लैग के नीचे आ रहे हैं। तो एक बार जब आदमी जिद पे अड़ जाता है ना, तब वो तभी हटता है जब वो उसको आप फिज़िकली मार दो। आप हवाई जहाज के हमले से कभी भी फिज़िकली सबको नहीं मार सकते हो, जब तक कि आप अपनी सेना वहाँ ना भेजो। और मुझे लगता है अमेरिका और इज़राइल इस समय उस हालत में नहीं है कि वो अपनी सेना भेज सकें। क्योंकि उनके दिमाग में जो अफ़गानिस्तान का जो एक्सपीरियंस है ना, अभी बहुत ताज़ा है। ज़ख्म अभी भी हरे-हरे हैं, भरे नहीं हैं। हरे-भरे होते हैं ना, नहीं, ये हरे-हरे ज़ख्म हैं, अभी भी उनमें से मवाद निकल रही है। तो ऐसे हालत में बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर के कोई वहाँ जाने नहीं वाला है अब ईरान में। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आए, तो मैं बता रहा हूँ ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है, हो सकता है उसका रूप बदल जाए। और मैं एक नई भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं यूएस भी यही देख रहा है। वो रज़ा पहलवी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, हालाँकि आज फिर रज़ा पहलवी ने स्टेटमेंट आया। एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं तैयार हूँ अंदर आने के लिए, जब आप बुलाएँगे। अरे अभी आ जा, अगर इतनी हिम्मत है तेरे में, तो अभी आके पब्लिक को आगे बढ़ा। वो तो पता है जैसे ही घुसेगा उसको मार देंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, इस देश के लोग जो हैं अपने जो लीडर्स हैं उनकी शहादत को अब पूजने लगे हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि पेजेस्कियाँ जो ये जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, शायद एक एक ऐसे कैंडिडेट बाहर निकल के आएँ, जो कि ईरान की जो अंदरूनी हलचल चल रही है और बाहर से जो हलचल मचा रहे हैं, दोनों का एक समझौता कैंडिडेट बने और वो एक इंटरिम गवर्नमेंट टाइप यहाँ पे ले आएँ, जब इनका तकरीबन पूरी ताकत खत्म हो रही हो, उस समय, जिसको कि सभी लोगों को एक्सेप्टेबल हो। देखिए वो प्रेज़िडेंट है, वो सुप्रीम लीडर, वो रिलीजियस लीडर नहीं है। शर्त सिर्फ शायद ये हो कि रिलीजियस काउंसिल जो थी, उनकी जो सुप्रीम काउंसिल थी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये सब वेट कर रहे हैं आईआरजीसी के खत्म होने का। जिस दिन इस ईरानियन रिपब्लिक गार्ड खत्म हो जाएगा, उस दिन ईरान का एक नया रूप आएगा, जिसका कि ये प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि एक नया डोमेस्टिक मतलब उनके खुद के अंदर, उसके देश के अंदर सोशियो पॉलिटिकल रीअरेंजमेंट की संभावनाएं नजर आ रही हैं। रज़ा पहलवी नहीं, विद इन द सिस्टम, जो मतलब विद इन थोड़ा आईआरसीसी एंड ऑल आईआरजीसी इज और अनलाइकली टू अदर पॉलिटिकल रीजंस। अदर, जैसे जो जो रिलीजियस नहीं है। अब पेजेस्कियां इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ही वाज फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम काउंसिल। लेकिन जब सुप्रीम काउंसिल ही खत्म हो जाएगी, तब ही विल बी फ्री कि वो जो एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरह काम करना शुरू कर दें। और वो शायद जैसे वेनेजुएला में किया था, अगर आपको याद हो, तो वेनेजुएला में भी उन्होंने उसी पार्टी की गवर्नमेंट के नंबर 2 को अपॉइंट किया, ना कि अपोजिशन लीडर को। तो आप उसी तरह का कुछ मॉडल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान में आने वाला है। बाकी जहाँ तक ईरान की लड़ाई का अपडेट की बात है, तो मैं कहूँगा कि आज की रात कहर की रात है। अगर आज की रात ईरान सर्वाइव कर गया, तो ईरान एक तरह से मैं कहूँगा कि उसके अंदर और एक जान आ जाएगी। हालाँकि लोग मरेंगे, काफ़ी कैजुअल्टीज़ होने की संभावना है, लेकिन ताकतवर बनकर उभरेगा। लेकिन अगर ईरान के मेजर इंस्टॉलेशंस, खासतौर से आईआरजीसी तबाह होती है, तो एक नया ईरान का उदय भी हो सकता है। शायद मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस पूरे हैं। अब देखिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों अमेरिका ऐसे बोल रहा है कि भाई हम आज की रात फुल आउट वो करेंगे। इसके लिए जो आपने चित्र दिखाया था वो ज़रा दोबारा दिखाइए। देखिए, इसमें अलग-अलग कॉन्टिंजेंसी में अलग-अलग कॉस्ट ऑफ द तेल की कॉस्ट की बात की गई है, और उसका यूएस की जीडीपी पर कितना फर्क पड़ेगा।
और उसके गैस की प्राइसेस में कितना फर्क पड़ेगा। लोकलाइज्ड हिट होता है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यूएस की जीडीपी करीबन -0.03 से 0.12 होगी। ये जो फिगर्स आई हैं वो जीपीटीटी की हैं। अगर थोड़ा मेजर फैसिलिटी आउटेज होता है तो करीबन तेल के दाम 40 से 90 सेंट पर गैलन होंगे और जीडीपी पे 0.2 से 0.7 का फर्क, परसेंटेज पॉइंट का फर्क पड़ेगा। पार्शियल डिसरप्शन में थोड़ा और कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर सीवियर क्लोजर हो गया, जो कि अभी हो रहा है, इस हालत में दाम जो है $120 से $180 पर बैरल होने की पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना है उसकी। तो मेरा कहने का मतलब है, अब हम 150-180 बैरल की अगर बात करेंगे, अमेरिका को ये समझ में आ गया है, इसीलिए उसने क्या किया है, आप समझ रहे हैं, भारत को वेवर दे दिया। अब बाकी लोग बोलने लगे भाई आपने भारत को वेवर दिया है तो बाकियों को क्यों नहीं। तो अब उसने क्या किया है कि सारे दुनिया के देशों को वेवर देने की कगार पर है कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। तो मैंने कहा ना, ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। उसका जो इकोनॉमी पे हिट हो रहा था सैंक्शन से, वो तो अब खुल के बाहर आ रही है। बी जो जो क्या बोलते हैं, लड़ाई का ध्यान उस तरफ था, वो इस तरफ आ गया है, वो इस तरफ आ गया है। तो ओवरऑल रशिया इज इमर्जिंग एज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, भले ही उसमें ईरान और अरब नेशंस का काफी नुकसान हो रहा है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करके ये कहूंगा कि ये पूरे रीजन में जो है इस समय बहुत ही बड़ा बदलाव का चांस है, और वो चांस ज्यादा दूर मुझे नजर नहीं आ रहा, नहीं लग रहा है। जल्दी ही इसका वो हो जाएगा। हाँ जी सर। तो यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया है। वो एक पूरे विश्व के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसको होगा? अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि ईरान की जो बाउंड्री है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। तो पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, उसके बाद देखिए अजरबैजान में वो जा नहीं सकता, अजरबैजान के साथ उसकी उतनी दोस्ती नहीं है। अर्मेनिया में जा सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वहां जा सकते हैं लोग, रशिया की तरफ लोग मुख कर सकते हैं, कुछ लोग भारत में भी आ सकते हैं, क्योंकि भारत का ईरान के साथ बहुत पुराना संबंध है, सदियों पुराना संबंध है। शिया शिया कनेक्शन जो है भारत का, वो काफी लोगों को, अभी कई लोग ऐसे हैं जो भारत में फंसे हुए हैं, अब वो ईरान नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जरूर चाहेंगे कि उनका परिवार जो है इधर जाए। तो ये जो दूसरी बड़ी समस्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सब लगे हुए हैं बॉम्ब और मिसाइलों के उसमें। लेकिन आप देखिए एक कितनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी भी होने वाली है, और वो जब होगी तब जिस जिस देश में ये जो रिफ्यूजीज जाएंगे वहाँ की कीमतें बढ़ेंगी, वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज। वारदात होंगी, एक्टिविटीज होंगी, इस तरह की चीजें अगर जब होंगी तो उस देश का नुकसान तो होगा ही होगा। अब यूएन डिफंक हो गया है, यूएन में से 65 ऑर्गेनाइजेशन से यूएस बाहर आ गया है, यूएन को फंडिंग नहीं मिल रही है, तो इनको देखने के लिए अब कौन देखेगा? सारे देशों को अपना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी भी झिलमिल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने आपको कुछ झलकियां दिखाई हैं जो शायद भविष्यवाणी सही भी हो। धन्यवाद। जी सर, इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन तो है ही। आप कह रहे हैं अगर आज रात झेल जाते हैं ईरानियंस, तो आ, फिर वो टक्कर दे पाएंगे बिल्कुल यूएस को। बिल्कुल। और दूसरी कंडीशन जो है रशिया की, अगर रशिया इनको सपोर्ट करता है तब, ये दो कंडीशन मिलनी चाहिए। जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, स्टूडेंट्स कॉलेज रिसर्चर्स के लिए वी हैव स्पेशल अनाउंसमेंट, जो कि इट्स राइट देयर ऑन द वेबसाइट thealternatmedia.com। QR कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन बॉटम कॉर्नर पे।
यहाँ पे आप स्कैन करते आप पहुँच जाते हैं रजिस्टर सेक्शन में, जहाँ से आप पासेस ले सकते हैं। मिलते हैं 14-15 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स होने वाली है, मंथन होने वाला है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि 13 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हो सकता है, तो 14-15 मार्च को तो फिर तो बिल्कुल ही अटेंड करना बनता है, अगर उनकी भविष्यवाणी ठीक होती है तो। एंड क्योंकि अभी आज ही मुझे किसी ने कहा भैया बलूचिस्तान और ये सब सब होने वाला है, 13 मार्च की बात है। तो एनीवेज वी विल मीट ऑन 14-15 मार्च। और जो लोग इस मंथन में हवन कुंड में नहीं आ पा रहे हैं, पर इस धर्मांश में, इस धर्म के कार्य में हमारी मदद करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।